नमस्कार दोस्तों। प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग डेली मेंस के क्वेश्चंस करते हैं और इस मेंस के क्वेश्चंस में हम लोग डेली आपको दो क्वेश्चन देते हैं। आज के शेड्यूल के हिसाब से पॉलिटी का क्वेश्चन है और पॉलिटी में जो एरिया हम लोग ले रहे हैं वो एरिया बेसिकली रिलेटेड है जुडिशरी से। तो आपको दोनों प्रश्न मिल चुके हैं और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो वास्तव में कई सारे मामलों में, कई सारे इश्यूज में गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देती है। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि गवर्नेंस से रिलेटेड होते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप मानते हैं कि जो फ्रीक्वेंट डायरेक्शंस दे रही है कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या वो सही है, क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है या नहीं, इस पर आपको एक अ, अपना व्यू देना है, इस पर क्रिटिकली कमेंट कर। दिस इज द क्वेश्चन। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को डिस्कशन करना होगा कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में या हाई कोर्ट ने हाल फिलहाल में जो गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए हैं, पहले तो आपको ये बताना होगा। ठीक है, और वो डायरेक्शंस जो एडमिनिस्ट्रेशन के या गवर्नेंस से सीधे रिलेटेड हैं, जुडिशियल सिस्टम से सीधे रिलेटेड नहीं है, उसका एक बैकग्राउंड देना होगा। उसके बाद आपको बताना होगा कि ये गुड प्रैक्टिस है या नहीं है, और उसके बाद आपको जाना होगा कि मैं आपको एक कंक्लूजन भी ड्रॉ करना। कंक्लूजन मिडवे में रखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन में शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के डिस्कशन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर में आते हैं, गवर्नेंस के स्फीयर में आते हैं। तो इसके लिए आप पहले कुछ एग्जांपल दीजिए। ठीक है ना, जैसे कोविड-19 के समय में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डायरेक्शंस इशू किए। ठीक है ना, पेंडेमिक के ट्रीटमेंट और उसकी रिलीफ को लेकर के। ठीक है, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो लिकर बैन किया तमिलनाडु में, तमिलनाडु को एक मामले को लेकर के, तमिलनाडु वर्सेस के बालू ये मामला था। तमिलनाडु के बालू, ठीक है, ये मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईवे से जो 500 मीटर दूर है वहां पर आप लिकर शॉप सारे बंद कर दीजिए। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम था जिसको जुडिशरी ने किया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जुडिशरी ने जैसे दिवाली में क्रैकर्स बैन किए। ठीक है ना, फायर क्रैकर्स जो होते हैं, पटाखे जो होते हैं, उसको बैन किया। तो इस तरीके से वो अलग अलग रिवर्स को लेकर के अलग अलग डायरेक्शंस जारी किए। ठीक है ना, बीसीसीआई को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक्टिव रहा और रूल्स जारी किए, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर आप बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे मामलों में सुओ मोटो एक्शन लिया और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, गवर्नेंस को लेकर के डायरेक्शंस जारी किए। अब ये तो हो गया बेसिक सा, ये हो गया इस क्वेश्चन का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद अब आप बताइए कि ये जो मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट ये कर रहा है, वास्तव में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 142 के अंतर्गत जो है जो स्टैब्लिश किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, कंप्लीट डिलीवरी ऑफ कंप्लीट जस्टिस, उस डिलीवरी ऑफ कंप्लीट जस्टिस के लिए ये काम कर रहा है। ठीक है, और वो मानता है कि जहां पर भी कंप्लीट जस्टिस ना हो रहा हो वहां पर वो नेसेसरी एक्शंस या नेसेसरी डायरेक्शन दे सकता है, नेसेसरी ऑर्डर्स दे सकता है। ठीक है, अब जुडिशियल एक्टिविज्म का ये क्लासिकल एग्जांपल है जब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका के क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप कर रही है या लेजिस्लेचर के मामला में सीधा हस्तक्षेप कर रही है। आपको एक कोट याद दिलाएंगे, जस्टिस पीएन भगवती ने कहा था। पीएन भगवती के अनुसार, जस्टिस पीएन भगवती के सीजीआई रहे हैं, जस्टिस पीएन भगवती ने कहा था कि जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर के कारण सुप्रीम कोर्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल टॉप कोर्ट बन गया है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से जो जुडिशियल रिव्यू है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इन सब ने क्या किया है? इन सब ने कोर्ट को इंटरफेयर करने के लिए ज्यादा पावर दी है इन द फील्ड ऑफ गवर्नेंस।
प्रशासन के मामलों में बहुत सारा हस्तक्षेप करने की मौका दिया है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। ठीक है, अब क्या है कि गवर्नमेंट अलग अलग मामलों में गाइडलाइंस जारी करती है, सॉरी कोर्ट अलग अलग मामलों में गाइडलाइंस जारी करती है। कहीं पर ये रिक्वायर्ड होते हैं, कई बार ये बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे आप इसके लिए, इस मामले के लिए, क्योंकि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है तो आपको पक्ष और विपक्ष दोनों बताने होंगे। इसके लिए आप सबसे पहले विशाखा गाइडलाइन ले सकते हैं, विशाखा गाइडलाइंस की बात कर सकते हैं। शाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिए। शाखा गाइडलाइंस क्या थे? जहां पर लॉ वास्तव में प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर गाइडलाइंस दे करके वुमेन सेफ्टी के लिए, वुमेन डिग्निटी के लिए रूल्स बनाने के लिए कहा। ठीक है ना? तो जुडिशियल एक्टिविज्म के ये क्लासिकल अच्छे एग्जांपल्स भी हमारे पास हैं। बट द थिंग इज, अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, जहां हम ये बताएंगे कि कोर्ट जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म को ज्यादा कर रहा है, और जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब कहीं ज्यादा हो गया है जुडिशियल रिस्ट्रेंट से, है ना? अब यहाँ पर दो हम इश्यूज दे रहे हैं, एक इश्यू है एक्टिविज्म का और दूसरा है रिस्ट्रेंट का। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल रिस्ट्रेंट से ज्यादा हो गया है, मैं ये कहना चाहता हूँ। रिस्ट्रेंट से ज्यादा हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म ने वास्तव में वो स्पेस ले लिया जो वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का काम था, रिस्ट्रेन करना, कि लोग अपने कामों को गलत ना करें, लोग अपने व्यवस्थाओं को गलत तरीके से प्रयोग ना करें। लेकिन यहाँ पर वो लेजिस्लेटिव एक्शंस करने लग गया। ये एक समस्या वाली बात है। अगर हम पॉजिटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो लीगल सिस्टम का, जो भी पूरा लीगल सिस्टम है ना बेटा, उस पूरे लीगल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लेजिस्लेचर है, या आप उसको कह सकते हैं लेजिस्लेटिव लॉ है। तो अगर जो विधायिका का कानून है वही जुडिशरी का या ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस प्रिंसिपल को डिनाई करने लगता है, तब हमारे लिए एक समस्या की स्थिति पैदा होती है, और इस समस्या को जुडिशरी के एक्टिविज्म से हम देख सकते हैं, जुडिशरी के नजरिए से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो प्रॉपर डेवलप्ड सिस्टम है, उस प्रॉपर डेवलप्ड सिस्टम में होना चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर। किसी भी डेमोक्रेसी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है सेपरेशन ऑफ पावर, और सेपरेशन ऑफ पावर तभी होगी जब आप अपने अपने स्फेयर में काम करेंगे, ना कि दूसरे के स्फेयर में घुसेंगे। और जब जुडिशरी वास्तव में इंटरफेयर करने लगती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के काम में, तो यहाँ पर ये सेपरेशन ऑफ पावर की भावना हर्ट होती है, और इससे एक तरीके से कियोस की स्थिति पैदा होती है। तो कोर्ट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो निश्चित तौर पर लॉ की तरह नहीं होने चाहिए। कोर्ट को इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस केवल उन मामलों में देना चाहिए जो जुडिशरी से प्रॉपरली रिलेटेड हैं, लीगल प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, आपको ये टर्म्स इस्तेमाल करने हैं, उससे सीधे रिलेटेड। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सिटीजन्स जो हैं उनके मेंबर्स पार्लियामेंट में जाते हैं और वो कानून बनाते हैं, यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जिस्ट है। लेकिन जब जुडिशरी, जो कि एक अपॉइंटेड बॉडी है, वो इन कामों को करने की कोशिश करती है, तो डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स भी हर्ट होते हैं। इस तरीके से आप इस आंसर की पूरी बॉडी को फ्रेम करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपको ये भी बताना है कि कंक्लूजन क्या होगा। तो कंक्लूजन के पार्ट में आप बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स को हैम्पर कर रहा है, वो कुछ पॉजिटिव तो है, उसके कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स तो हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के लिए बेहतर नहीं है। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो ये मानता है कि ओनली इन मोस्ट एक्सेप्शनल सिचुएशंस जुडिशरी कैन गो टू दैट लेवल। ठीक है, वहां पर जुडिशरी एक्टिविज्म करके इस तरीके से कर सकती है। लेकिन जो पॉजिटिविस्ट थॉट है, जो पॉजिटिविस्ट स्कूल है, वो ये मानता है कि जो स्टेट के 3 पिलर्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, उनको एक बैलेंस्ड वे में काम करना चाहिए। यही हमारा कंक्लूजन है। हम इसमें ये बता सकते हैं कि उन्हें एक दूसरे की जो टेरिटरी है उसमें
इंटरफेयर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन का फ्रेमिंग। आज मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से आपको यहाँ पर आंसर न लिख करके ये बताने की कोशिश की है कि आप आंसर में क्या लिखेंगे, और उसका रीजन ये है कि इसमें जो डिस्प्ले होता है उससे अच्छा ये है कि मैंने डिसाइड किया है कि आपको हम पीडीएफ देंगे। तो जब आप ये वीडियो देख लेंगे और समझ लेंगे तो हम आपको उसी दिन लेट नाइट में या अगले दिन मॉर्निंग में इसका पीडीएफ भी दे देंगे, जिससे आपको जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रॉपर फॉर्मेट में मिल भी जाए। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो प्रिपेयर आईज कोचिंग के नाम से है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए, और उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको अब डिटेल्ड आंसर्स भी मिल जाएंगे, फ्रेम मिल जाएगा, अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से लिखना है, उसको आपको इन राइटिंग मिल जाएगा। तो आपके आंसर राइटिंग के लिए वो एक एनरिचमेंट होगा। इस डिस्कशन सेशन में हम कोशिश ये करेंगे कि आपको एक ब्रॉड आइडिया दें, टर्म्स को डिस्कस कर दें, और उन टर्म्स के डिस्कशन के बाद आप अपने हिसाब से उसको लिखें। उसके बाद जब रात में आपको इसका पीडीएफ मिले तो आप कोशिश ये करें कि उससे अपने आंसर को मैच करें, जिससे आपको आइडिया लगे कि कहां पर डिफरेंसेस आ रहे हैं और उसको बेटर कैसे कर सकते। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कंटेक्स्ट, enumerate the key provisions of the constitution with respect to judicial review in India। भारतीय संदर्भ में न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं, और भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में संविधान के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए या उल्लेख कीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब इस क्वेश्चन का जो अप्रोच लेंगे हम, उस क्वेश्चन के अप्रोच में सबसे पहले आपको जो जुडिशियल रिव्यू है उसको एक्सप्लेन करना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, पहला पॉइंट आपको ये करना है। जब आप जुडिशियल रिव्यू को एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है, अब उसके बाद आप बताएंगे, देखिए इसमें पूछा गया है एनुमरेट द की प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए ये लिखा हुआ है एनुमरेट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन का पार्ट है। अब आप दूसरे में क्या बताएंगे, की प्रोविजंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो दूसरे पार्ट में आप बता दीजिए। ठीक है, फिर तीसरे पार्ट में, इसी क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में आप बताएंगे जहां पर ये चीज आपको रिफ्लेक्ट हुई है, जहां पर ये आपको दिखी है, तो आप तीसरे पॉइंट में बताएंगे इंस्टेंसेस, उदाहरण, जहां पर आपको जुडिशियल रिव्यू दिखता है इंडिया में इन प्रैक्टिस, है ना। अब उसके बाद जब ये तीन पार्ट हो जाएंगे तो चौथे पार्ट में आप कंक्लूजन दे दीजिए, है ना, और इसमें आप अपनाइए मिडिल पाथ, ज्यादा बुराई भी मत करिए और ज्यादा अच्छा। तो इस तरीके से इस पूरे आंसर को आप फ्रेम करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू देखिए बेसिकली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है, किसी भी जो एक्ट या लॉ है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करने के लिए, तो वो लॉ या कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेमाइसेस में है या नहीं। ठीक है ना, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो, चाहे वो यूनियन लेजिस्लेचर। अगर कोई भी एक्ट या कानून या नियम या रूल जो है अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड घोषित करे। यही जुडिशियल रिव्यू का मतलब है। ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू की पावर कोर्ट को जो आती है वो किन ग्राउंड्स पर आती है, किन ग्राउंड्स पर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो रिव्यू कर सकते हैं, उनकी बात कर लीजिए। तो पहली चीज ये है कि अगर आपने वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट किया, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट किया है, तो आप इस ग्राउंड पर जा सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए। ठीक है, या फिर दूसरा ग्राउंड होता है कॉम्पिटेंस का। कॉम्पिटेंस यानी कि जिसने जो कानून बनाया है वो उसकी कॉम्पिटेंस से बाहर है, उसकी क्षमता के बाहर है, उसकी टेरिटरी या दिए गए अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तब आप जुडिशियल रिव्यू के लिए अपील कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई भी जो कानून है या नियम है जो विधानसभा या लोकसभा ने या संसद ने बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन करता है। ठीक है,
इन 3 ग्राउंड्स पर आप जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकते हैं। तो ये हो गए वो ग्राउंड्स में आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में फॉर द पर्पज ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब बात करते हैं अब हम ये बताएंगे कि जो केशवानंद भारती केस था, केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि इसको उन्होंने जुडिशरी के लिए बेसिक फीचर माना है, और ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज नहीं किया गया है एज इट इज, बट द थिंग इज कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं। अब देखिए क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या। कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस हैं जो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू को देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 देता है कि कोई भी अगर कानून है जो कि जुडिशियरी जहां पर जुडिशरी ओवररीच कर रही है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, या कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में है, उसकी जो कोर्ट है वो जांच कर सकता है और उसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर सकता है। इसी तरीके से आर्टिकल 32 आपको मिल जाएगा, 226 मिल जाएगा, यहाँ पर फंडामेंटल्स के राइट्स के वायलेशन में वो रिव्यू कर सकता है कानून को। आर्टिकल 131 मिल जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 131 भी रिलेटेड है जुडिशियल रिव्यू से। आर्टिकल 132 से लेकर के 134 तक ये भी जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। आर्टिकल 143 जो कि आपका कंप्लीट जस्टिस से रिलेटेड है, सॉरी प्रेसिडेंट से रिलेटेड, प्रेसिडेंट कैन सीक ओपिनियन टू द कोर्ट, वहां पर वो रिव्यू कर सकता है उस बात को। आर्टिकल 245 को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, 246 को, 251 को, 46 को, 251 को, 252 को, इतने सॉरी 254 को, इतने आर्टिकल्स हैं जिनको हम बेस के तौर पर ले सकते हैं, जहां से जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजंस हमें दिख जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने क्वेश्चन का पहला पार्ट उसका इंट्रोडक्शन कर दिया, वो दूसरा पार्ट जहां पर हमने ये बता दिया कि कहां पर जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन प्रोविजंस के अंतर्गत हो सकता है। इसके बाद अब आ जाइए इन जनरलाइज क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर, जो कि रिलेटेड है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें, और इसके बाद अब आप बताइए कि हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम कैसा है। ठीक, यहाँ पर आप बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर, जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने क्या कहा था जुडिशियल रिव्यू को हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 के लिए यूज किया था उन्होंने, लेकिन आप जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर टर्म यूज करें, वो हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। और कोर्ट्स जो है वो कई सारे मामलों में जुडिशियल रिव्यू करके बहुत ही बेहतर डिसीजंस दिए हैं। जैसे बैंक नेशनलाइजेशन का मामला था, जैसे केशवानंद भारती का केस था, जैसे विशाखा केस मैंने अभी आपको बताया। इस तरीके से वो जुडिशरी ने बहुत अच्छे रिव्यूज जुडिशियल रिव्यू किए हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि जुडिशियल रिव्यू के कुछ अलग रिपल्केशंस भी हैं, वो आप बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि इन जुडिशियल रिव्यू की पावर से सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों के लिए, देश के कमजोर वर्ग के लिए और बेहतर एक व्यवस्था स्थापित, ये हो गया सेकंड लास्ट में आप ये बताइए। फाइनली आप कंक्लूड करिए और बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो थीम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, उसको मेंटेन रखें, वो अनावश्यक तौर पर इंक्रोचमेंट ना करें इन द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। इससे क्या होगा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीक हो जाएंगे और ये डेमोक्रेसी के लिए अल्टीमेटली अच्छा नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इन अ बैलेंस्ड वे अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर्स को इस्तेमाल करना चाहिए, और जुडिशियल रिव्यू की पावर को ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट बनी रहे। ये इसका कंक्लूजन हो गया। ये आज के दोनों क्वेश्चंस हो गए। आपको जब भी कभी लगे कि कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या अभी आप लाइव सेशन में ही पूछ सकते हैं। थैंक यू।